Hello friends, I welcome you all in this lecture series of JKSB Constable Telecommunication। मेरा नाम है आकिब रसूल और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज ये हमारा इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर सेकंड है और इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट लाया था आपके लिए। और लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो हमने उसमें डिस्कस किया था EM वेव जो है, EM वेव क्या होती है, और इसके बगैर हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ EM वेव भी उसमें डिस्कस किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में। और इसके साथ साथ हमने फिर डिस्कस किया था कि रेडियो वेव जो है, रेडियो वेव क्या होती है, और जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं रेडियो वेव के जो कि सेम ही है जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसी तरह हमने पढ़ा था इसमें बैंड विड्थ क्या होती है, एनर्जी ऑफ अ वेव क्या होती है, इसी तरह हमने एम्पलीट्यूड भी पढ़ा था, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। वो सारा हमने ऑलरेडी जो बेसिक्स हैं आपके रेडियो वेव प्रोपेगेशन के, वो हमने लेक्चर फर्स्ट में ऑलरेडी कवर किए हैं। तो उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देखें, तब जाके आपके जो बाकी के लेक्चर जैसे आज का लेक्चर नंबर सेकंड है वो आपको समझ आएगा। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी हमने पढ़ा था, उसमें कौन कौन सी वेव आती है, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो क्या है। तो वो सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किए हैं। तो और उसमें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ा था कि कौन कौन सी वेव जो है किस रेंज की फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो रेडियो वेव स्पेक्ट्रम में आती है। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट में, वहाँ पे लो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो होती है 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज। इसी तरह एक और उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंसी बैंड था वो था UHF। उसका हमने मतलब ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ये क्या है, ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी। और ये किस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर लाई करती है, ये आता है 300 मेगा हर्ट्ज, 300 मेगा हर्ट्ज टू 3000 मेगा हर्ट्ज। जो कि हम किससे यूज़ करते हैं, ये हम करते हैं यूज़ फॉर टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि आपके टेलीविज़न, मोबाइल कम्युनिकेशन या रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। या अगर हम इसको गीगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे 0.3 गीगा हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हम करते हैं यूज़ इसमें कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में हम ये यूज़ करते हैं। और हमने बाकी भी चीज़ें देखी हैं उसमें फ्रीक्वेंसी। और फॉर एग्जांपल अगर कोई वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो इसकी कम होगी। इसी तरह अगर किसी वेवलेंथ किसी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यू एच आपको याद रखना है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 300 मेगा हर्ट्ज टू 3000 मेगा हर्ट्ज। जो आपकी जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें पढ़ा था हमने इसी तरह 4G में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड्स आते हैं, इसी तरह 5G में कौन से आते हैं, 2G में जियो कौन सा यूज़ करता है, इसी तरह BSNL कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करता है। तो सारा हमने ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उसके बाद रहता था एक और कंसेप्ट हमारा रहता था बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ है वो क्या होती है। तो आज हम इस लेक्चर में एक तो आपकी जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ हम डिस्कस करेंगे, बैंडविड्थ ऑफ चैनल क्या होती है, या बैंडविड्थ ऑफ नेटवर्क जो होती है वो क्या होती है। और इसी तरह हम रेडियो वेव प्रोपेगेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका मेन टॉपिक है। और इसी तरह जो इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रेडियो वेव प्रोपेगेट करती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो जो वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनका क्या असर रहता है इसके वेव रेडियो प्रोपेगेशन में, तो वो भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बैंडविड्थ से। तो पहले अगर हम यहाँ पे बैंडविड्थ की डेफिनेशन देखेंगे, देखिए बैंडविड्थ यहाँ पे टू टाइप्स की होती है। एक होती है चैनल बैंडविड्थ। देखिए पहले मैं आपको समझा दूँ चैनल क्या होती है। चैनल क्या, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्रांसमीटर है, आपको यहाँ से भेजना है कोई मैसेज रिसीवर तक, ठीक है, यहाँ पे रिसीविंग एंड है। तो ये मैसेज रेडियो वेव आप भेजेंगे एक चैनल के थ्रू, ठीक है, एक चैनल के थ्रू आप भेजेंगे यहाँ पे। ये चैनल कुछ भी हो, ये वायर्ड भी हो सकती है, ठीक है, ये वायरलेस भी हो सकती है, ये ओप्स यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके थ्रू ये मैसेज जो है या रेडियो वेव जो ट्रेवल करेगी उसका हम क्या कहते हैं, उसका हम कहते हैं चैनल। तो यहाँ पे चैनल की भी बैंडविड्थ होती है, तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। और दूसरी होती है नेटवर्क बैंडविड्थ, ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम पहले डेफिनेशन देखेंगे बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ रेफर्स टू द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा डेटा ट्रांसफर अक्रॉस ए नेटवर्क। तो ये किसकी डेफिनेशन, ये है नेटवर्क बैंडविड्थ की। यहाँ पे क्या है, नेटवर्क बैंडविड्थ की ये डेफिनेशन है। तो बैंडविड्थ क्या है,
यानी कि कितना डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। एक नेटवर्क के थ्रू हम कितना डेटा यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा हम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक नेटवर्क के थ्रू अक्रॉस ए नेटवर्क, तो उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। फॉर एग्जांपल हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी नेटवर्क है, ठीक है। ये हमारी नेटवर्क है। इट इज़ जस्ट लाइक अ पाइप, ठीक है। ये एक पाइप की तरह होता है। फॉर एग्जांपल ये एक पाइप है और ये दूसरी पाइप है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कहाँ से फ्लो होगा, तो ये मोटी वाली पाइप जो है, बड़ी वाली पाइप है, इससे ज़्यादा ट्रांसफर होगा। और इससे जो है ये पतली वाली पाइप है, इसमें कम डेटा मतलब यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। तो इसी तरह बैंडविड्थ भी है। तो इसकी जो अगर हम देखें, अगर हम इसको अब कंपेयर करेंगे अपनी चैनल के साथ यानी कि नेटवर्क के साथ, तो यहाँ पे बैंडविड्थ ज़्यादा होगी और यहाँ पे बैंडविड्थ कम होगी, यानी कि लो बैंडविड्थ हाई बैंडविड्थ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस जो यहाँ जहाँ पे पाइप यानी कि जहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेटा जो है डेटा ज़्यादा ट्रांसफर होगा। तो ऐसे हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ दस इट रिप्रेजेंट इज कैपेसिटी या मैक्सिमम ऑफ वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक, दैट इज हाउ मच डेटा इट कैन कैरी, यानी कि कितना डेटा ये कैरी कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे ये इसकी बैंडविड्थ है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये चैनल यानी कि या ये नेटवर्क अगर करेगी फॉर एग्जांपल 100 बिट्स पर सेकंड, यहाँ पे डेटा कैरी कर सकती है मैक्सिमम। और ये कर सकती है फॉर एग्जांपल 2 bps यानी कि बिट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे हम जो बैंडविड्थ है ये किस में हम मेजर करेंगे, bps यानी कि बिट्स पर सेकंड में हम इसको मेजर यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसकी बैंडविड्थ कम है और इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर होगा और यहाँ पे जो है कम डेटा यहाँ पे ट्रांसफर मतलब होगा। तो अगर हम यहाँ पे बैंडविड्थ को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक तरह से यहाँ पे कैपेसिटी के साथ, यानी कि कैपेसिटी यानी कि किस नेटवर्क के किस चैनल की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना डेटा यहाँ पे कैरी कर सकता है। तो ठीक है, तो बैंडविड्थ और कैपेसिटी जो है ये मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी हम बैंडविड्थ के लिए भी यूज़ यहाँ पे वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हायर बैंडविड्थ अलाउज फॉर फास्टर डेटा ट्रांसमिशन इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन लाइक स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। देखिए अभी आप मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास ये वीडियो आएगा, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बफरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आजकल जो है बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। इसी तरह गेमिंग आप करते हैं, गेमिंग मतलब गेम्स वीडियो गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रीमिंग में जो है इसका बहुत इम्पैक्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस पे रहता है। जितनी बैंडविड्थ होगी उतना डेटा जो है फास्ट यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, गेमिंग यहाँ पे खेल सकते हैं या व्लॉग्स बना सकते हैं या जो भी आप करना चाहेंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस पे इसका इम्पैक्ट रहता है। तो बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस ए नेटवर्क। ऐसे हम इसको ये यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब अगर हम इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यानी कि चैनल की जिसको हम चैनल की बैंडविड्थ हम यहाँ पे कहेंगे। देखिए जो हमने अब तक डिस्कस किया इसको कहते हैं हम नेटवर्क बैंड। अब अगर हमारे पास कोई चैनल है, हमें देखना है इस चैनल की क्या बैंडविड्थ है, तो यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है डिफाइन करते हैं बैंडविड्थ को। फॉर एग्जांपल अगर हमारी 2 फ्रीक्वेंसी लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल हायर फ्रीक्वेंसी लेवल है, हायर फ्रीक्वेंसी लेवल और लो फ्रीक्वेंसी लेवल। और हायर फ्रीक्वेंसी लेवल फॉर एग्जांपल हमारे पास है 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल है हमारे पास वो है फॉर एग्जांपल 10 मेगाहर्ट्ज। तो अब अगर ये किसकी, ये चैनल की फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी कि लो टू हाई, 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज इसकी रेंज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंडविड्थ इज इक्वल टू हाई फ्रीक्वेंसी लेवल माइनस लो फ्रीक्वेंसी लेवल। तो वो क्या आएगी, 30 मेगाहर्ट्ज माइनस 10 मेगाहर्ट्ज, वो आएगी 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ होगी। तो यहाँ पे हम अगर डिफाइन करेंगे बैंडविड्थ को, तो बैंडविड्थ इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर फ्रीक्वेंसी लेवल एंड लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल। तो ऐसे भी आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर फ्रीक्वेंसी लेवल एंड लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल, लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल। तो ऐसे भी हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू हाई फ्रीक्वेंसी लेवल माइनस लो फ्रीक्वेंसी लेवल। तो ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आगे भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे बैंडविड्थ को। देखिए तो अभी मैंने बताया जो बैंडविड्थ जो है इट इज़ लाइक ए चैनल, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है और दूसरी चैनल है आपके पास, एक मिनट,
ये एक चैनल है और ये दूसरी चैनल है। तो यहाँ पे मोर फ्लो होगा और यहाँ पे लेस फ्लो होगा। तो यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो कम होगी और यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो हाई होगी। तो ऐसे आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। और जो चैनल बैंडविड्थ है, चैनल बैंडविड्थ की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हम डिफाइन करते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। तो यहाँ पे बैंडविड्थ का जो ऐसा यूनिट है वो है हर्ट्ज। तो ये आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर नेटवर्क बैंडविड्थ होगी तो वहाँ पे बीपीएस यानी कि बिट्स पर सेकंड या एमबीपीएस या हायर यूनिट्स हैं बैंडविड्थ के। कौन सी बैंडविड्थ, नेटवर्क बैंडविड्थ के। इसी तरह जीबीपीएस, गीगाबिट पर सेकंड, गीगा बिट्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड या जीबीपीएस, ये इसके हायर यूनिट्स हैं। और जो चैनल बैंडविड्थ है वो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पे जो है यूनिट क्या रहेगा, हर्ट्ज उसका यूनिट रहेगा, ठीक है। तो वी कैन आल्सो डिफाइन इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इसको चैनल बैंडविड्थ को। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो क्या होती है, वो एक्चुअली कैपेसिटी होती है एक नेटवर्क की कि वो कितना जो डेटा है वो यहाँ पे ट्रांसफर करेगी, ठीक। अ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, बैंडविड्थ और स्पीड। बैंडविड्थ और स्पीड जो है ये डिफरेंट है। देखिए बैंडविड्थ डिफरेंट है और स्पीड यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए अगर हम बैंडविड्थ की बात करेंगे, बैंडविड्थ इज हाउ मच डेटा ए नेटवर्क कैन कैरी, हाउ मच यानी कि कितना डेटा एक नेटवर्क जो है वो कैरी कर सकती है। और स्पीड जो है, स्पीड क्या है, टेक्निकली क्या है, स्पीड, स्पीड इज टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम बैंडविड्थ। और स्पीड क्या है, स्पीड इज हाउ फास्ट इट कैन कैरी, ठीक है, कितना मतलब कितना मतलब कितनी स्पीड के साथ हाउ फास्ट इट कैन कैरी डेटा, ठीक है, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंड। लेकिन बैंडविड्थ क्या है, इट इज़ हाउ मच यानी कि ये कैपेसिटी यहाँ पे डिस्कस करता है। तो इट इज़ हाउ मच डेटा वी कैन सेंड और रिसीव, कौन सी बैंडविड्थ, ठीक है। जो ये है बैंडविड्थ, इट इज़ लाइक ए पाइप लार्ज द डायमीटर मोर वाटर कैन फ्लो थ्रू इट एंड इट इज़ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड या एमबीपीएस या जीबीपीएस। ये कौन सी है, ये है नेटवर्क बैंडविड्थ। और जो कौन सी है, जो चैनल बैंडविड्थ है उसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज और उसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइन एज ए डिफरेंस बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी लेवल माइनस लो फ्रीक्वेंसी लेवल। इसका ऐसा ऐसा यूनिट क्या है, वो है हर्ट्ज। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए इसके आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम द मैसेज सिग्नल कैन बी वॉइस। देखिए जो हम मैसेज सिग्नल भेजते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर, वो वॉइस हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, पिक्चर, कंप्यूटर डेटा, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ईच ऑफ दीज सिग्नल्स हैज डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए जो भी यहाँ पे हम सिग्नल भेजेंगे, वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर या कंप्यूटर डेटा, हर किसी सिग्नल की जो है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन system needed for a given signal depends on the band of frequency which is considered essential for the communication process। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा रेडियो स्पेक्ट्रम जो है जो हमने लास्ट टाइम देखा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी हमने उसमें पढ़ा था, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है फॉर एग्जांपल 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज। और ये वाला जो है ये हम माइक्रोवेव सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यूएचएफ यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये हम किस लिए करते हैं, ये हम करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं या टेलीविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेलीविजन सिग्नल्स के लिए। इसी तरह अगर हमने एक और बैंड पढ़ा था इसमें एस एच एफ यानी कि सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका रेंज है 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज। और ये हम किस में यूज़ करते हैं, हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इसी तरह ई एच एफ यानी कि एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वो है 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, वो भी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है किस टाइप की कम्युनिकेशन हम करेंगे तो उसी पे डिपेंड होता है कि हम कौन सा बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह हम फिर से अपनी एग्जाम्पल लेंगे, जो हमारा एक्चुअल मेन टॉपिक है वो जो है यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, जो कि कौन सा जो जिसके अंडर क्या आता है 5G 4G, वो सारी जो है ना टेलीकम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं 2G 3G 4G, वो सारी इसी के यूएचएफ के अंडर आती हैं। तो ये बेसिकली इसी पे डिपेंड है आपको किस टाइप का कम्युनिकेशन करना है, उसी पे डिपेंड होता है कि आप कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो आगे क्या है, फॉर स्पीच सिग्नल, देखिए हम देखेंगे किस सिग्नल के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज हमें जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल फॉर स्पीच सिग्नल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज, वही जो यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो स्पीच के लिए हम फॉर एग्जाम्पल हम टेलीफोन पे कॉल करते हैं, वो क्या वो वॉइस ही होता है ना। तो उसमें हम 300 हर्ट्ज टू 3100, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कल, हमने मैंने आपको बताया जो 700 हर्ट्ज जो है 700 मेगा हर्ट्ज जो है, ये हम किस में यूज़ करते हैं, 700 मेगा हर्ट्ज हम यूज़ करते हैं 4G में, ठीक है, 4G में।
इसी तरह 2100 ये भी हम 4G में करते हैं यूज़। इसी तरह 2500 ये भी हम करते हैं, इसमें 5G में यूज़ करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी बैंड। लेकिन यहाँ पे हो रही है स्पीच सिग्नल्स, ये किस में आता है, 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज। ये किस में आता है, ये आता है आपका UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में, इज कंसिडर्ड एडिकेट। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड हम स्पीच सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं। देयरफॉर स्पीच सिग्नल्स रिक्वायर्स अ बैंडविड्थ ऑफ 2800 हर्ट्ज। तो इसके लिए हम कौन सा जो बैंड, देखिए अभी हमने बैंडविड्थ डिस्कस की, तो यहाँ पे बैंडविड्थ का कंसेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए हम कौन सा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे यूज़ करते हैं, 3100 टू 300 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये अपर फ्रीक्वेंसी है, अपर फ्रीक्वेंसी लेवल, और ये क्या है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल। तो अब अगर यहाँ पे हम बैंड विड्थ देखेंगे कौन से अपने सीपी सिग्नल्स के लिए कितनी बैंड विड्थ होनी चाहिए, तो हम करेंगे 3100 माइनस 300, तो वही आएगा 2800 हर्ट्ज जो है, ये बैंड विड्थ रिक्वायर्ड फॉर दी सीपी सिग्नल। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, यानी कि जो कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है उसके लिए बैंड विड्थ कितनी होनी चाहिए, 2800 हर्ट्ज। तो ट्रांसफर म्यूजिक अप्रॉक्सीमेट ऑफ 20 किलो हर्ट्ज इज रिक्वायर्ड, किसके लिए, म्यूजिक के लिए, बिकॉज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्यों, क्योंकि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग्स होते हैं, गिटार होता है या बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 2800 हर्ट्ज है, और यहाँ पे क्या है 20 किलो हर्ट्ज है, किसके लिए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। The audible range of frequencies extends from 20 Hz to 20 kHz, यानी कि जो ऑडिबल होती है ह्यूमनस के लिए 20 Hz to 20 kHz फ्रीक्वेंसी वाले, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव, ये आपने ऑलरेडी साउंड में पढ़ा होगा। अगर आप के साइंस में साउंड का जो है टॉपिक आपके सिलेबस में होगा तो आपने ये पढ़ा होगा। तो वीडियो सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन देखिए, फिर आती है हमारी वीडियो सिग्नल्स अबाउट 4.2 मेगाहर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ, इसके लिए मतलब रिक्वायर्ड है, इसके लिए वीडियो सिग्नल के लिए, जैसे सीपी सिग्नल के लिए है 2800 हर्ट्ज, यहाँ पे है 4.2 मेगाहर्ट्ज। टीवी सिग्नल कंटेन्स बोथ वॉइस एंड पिक्चर। देखिए जो अब हमारी टीवी सिग्नल होती है उसमें वॉइस भी होती है और पिक्चर भी, यानी कि वीडियो दोनों होते हैं, एंड इज यूजुअली एलोकेटेड 6 मेगाहर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ फॉर ट्रांसमिशन। तो वहाँ पे 6 मेगाहर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ जो है यहाँ पे एलोकेट की जाती है ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो ये डेटा आप यहाँ पे याद रखने, क्यों, क्योंकि ये सारा जो है ये एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है, ये टेक्स्ट डेटा है। तो आप आई होप आपको ये याद रहेगा, तो उतना मतलब टफ भी नहीं है, कुछ ही नंबर है आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बैंड विड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, अब हम देखेंगे जो ट्रांसमिशन मीडियम जो है उसकी बैंड विड्थ सिमिलर टू मैसेज सिग्नल है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया ऑफर बैंड डिफरेंट बैंड, जैसे कि मैसेज सिग्नल होते हैं, इसी तरह जो बाकी टाइप के डेटा होते हैं, मीडिया होते हैं, वॉइस है, वीडियो है, उनके लिए भी डिफरेंट मीडिया बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। तो कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया आर, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीडिया की बात हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया ऑफर डिफरेंट बैंड, जैसे यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया चैनल। देखिए चैनल क्या हो सकती है, चैनल हो सकती है आपके वायर भी हो सकती है, आपकी स्पेस भी हो सकती है, या फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पे टेलीफोन कर फॉर एग्जाम्पल टेलीफोनिक कॉल करते हैं, जैसे कि हमारा लैंडलाइन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है वायर्ड के थ्रू। इसी तरह लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे जो अभी हमारे नेटवर्क होते हैं स्मार्टफोन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेस में होता है, तो यहाँ पे क्या है, मीडिया, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे वायर है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पे होते हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल, या जैसे आपका ब्रॉडबैंड होता है, तो वो क्या बिछाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं, तो आपके घर में राउटर लगता है, तो ये क्या होते हैं, जो होती है OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया है, तो हर किसी मीडिया की क्या है, मीडिया की डिफरेंट बैंड होगी, यानी कि हम इसको चैनल भी यहाँ पे कह सकते हैं, इनको हम चैनल भी कह सकते हैं। तो हर किसी चैनल के यहाँ पे क्या है, डिफरेंट बैंड होगी। देखिए एक तरह का है, एक है कोएक्सियल केबल, ये भी एक तरह का मीडिया है। कोएक्सियल केबल इज वाइडली यूज्ड वायर्ड मीडिया, यानी कि जो जो कोएक्सियल केबल है ये किस में आता है, ये वायर्ड मीडियम में आता है, ठीक, विच ऑफर्स अ बैंडविड्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 750 मेगाहर्ट्ज तक, ये आपको मतलब बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, कौन, कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो इसकी मतलब 750 मेगाहर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ होती है। कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस यूजिंग रेडियो वेव्स टेक प्लेस ओवर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम यहाँ पे करेंगे बात किसकी, फ्री स्पेस की, यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 700 मेगाहर्ट्ज यूज़ कर सकते हैं, 700 मेगाहर्ट्ज जो कि हम 4G में यूज़ करते हैं। इसी तरह 2100 मेगाहर्ट्ज भी हम फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह 2500 भी हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, या 850 मेगाहर्ट्ज भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये फिर डिपेंड होता है टेक्नोलॉजी कौन सी है, 2G होगा, 3G होगा, 4G होगा, या 5G होगा, तो उस पर फिर डिपेंड होता है।
यानी कि फ्यू किलो हर्ट्ज टू फ्यू गीगा हर्ट्ज तक ये मतलब क्या करता है, वेरी करता है। एंड ऑप्टिकल फाइबर कैन ऑफर ए ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इन एक्सेस ऑफ 100 गीगाहर्ट्ज। आप देखिए मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी बैंडविड्थ कितनी हो सकती है, यानी कि 100 गीगाहर्ट्ज तक ओएफसी की जो है बैंडविड्थ हो सकती है। तो ये क्या है, यह है बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि चाहे फिर वायर्ड होगा, वायरलेस होगा या ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, यानी कि जिसके थ्रू हम जो डाटा है या अपनी मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, वो फ्री स्पेस भी हो सकती है, ओएफसी भी हो सकती है या कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। देखिए इसके बाद है फिर एक और कॉन्सेप्ट हमारा जिसको हम कहते हैं रेडियो वेव प्रोपेगेशन। जो रेडियो वेव है कैसे प्रोपेगेट कर सकती है स्पेस में या कहीं भी। ठीक, देखिए रेडियो वेव प्रोपेगेशन इज द वे रेडियो वेव्स ट्रेवल थ्रू द एनवायरनमेंट। देखिए हमारा एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टावर लगा है और यहाँ पे एक टावर लगा है, यहाँ पे यूजर्स लगे हैं और यहाँ पे भी यूजर्स है। ये यूजर इस यूजर से बात करना चाहता है, पहले ये टावर के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे ट्रांसमीटर होगा, यहाँ पे रिसीवर होगा, तो यहाँ से सिग्नल जाएगी, रेडियो सिग्नल, और यहाँ से फिर इस बंदे के पास वॉइस पहुँच जाएगी। देखिए लेकिन ये जो सिग्नल है ये क्या जाएगी, ये पहले इस एनवायरनमेंट होगा यहाँ पे। ठीक, देखिए यहाँ पे पेड़ होंगे, ट्रीज होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, वहां से उनकी सबसे टकरा के यहाँ कहाँ पहुंच जाएगी, इस टावर के पास पहुंच जाएगी। और टावर टू टावर फिर यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे LOS नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं होंगे। यहाँ पे भी माउंटेन्स हो सकते हैं, टॉल बिल्डिंग्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे फिर बहुत सारे फिनोमेना होते हैं इस सिग्नल के साथ। देखिए हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कहा आपको, जो रेडियो वेव है ये EM वेव है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो EM वेव जो होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होगी, यहाँ पे डिफ्रैक्शन भी होगी, यहाँ पे इंटरफेरेंस भी होगी। तो यहाँ पे फिर एनवायरनमेंट में बहुत सारे यहाँ पे फिनोमेना जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक, उनका क्या इफेक्ट रहता है फिर हमारी रेडियो प्रोपेगेशन पे, वो भी हम यहाँ पे एक एक करके डिफरेंट मतलब जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिफ्रेक्शन कैसे होती है, डिफ्रेक्शन कैसे होती है, इंटरफेरेंस कैसे होती है, क्या इनसे क्या क्या बेनिफिट हमें मिलता है इस रेडियो वेव प्रोपेगेशन में। ठीक है, तो ये सब हमें इसमें पढ़ना है। इट कैन बी अफेक्टेड बाय दिस, मतलब बहुत सारे फैक्टर से ये अफेक्ट हो सकती है फ्रीक्वेंसी। देखिए फॉर एग्जाम्पल इस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, टेरेन की वजह से क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ओब्स्टेकल्स यानी कि आपके बीच आएंगे, इन कम्युनिकेशन के दौरान बड़े बड़े माउंटेन्स आएंगे, टॉल ट्रीज आएंगे, टॉल बिल्डिंग्स आएंगे। ठीक है, उनसे क्या मतलब उनका क्या असर पड़ेगा इस कम्युनिकेशन पे। वेव्स विल बी अफेक्टेड बाय द ग्राउंड की देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेडियो वेव आ गई, ये ग्राउंड के साथ टकरा गई, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी। ठीक, इसी तरह फॉर एग्जांपल एयर के थ्रू ये पास होगी, तो यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगी, तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। वेव्स विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड एज दे पास थ्रू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो यही सब यहाँ पे लिखा है, जब डिफरेंट डेंसिटीज के एटमॉस्फेयर के थ्रू ये रेडियो वेव पास हो जाएगी। Also, radio waves may be diffracted around tall mesh object. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रेडियो वेव एक आ गई, ठीक, रेडियो वेव आ गई, यहाँ पे टॉल बिल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो जाएगी, ये क्या है, ये स्केटर हो जाएगी यहाँ पे रेडियो वेव, और ये फैल जाएगी, फिर यहाँ पे जितने भी यूजर होंगे फॉर एग्जाम्पल उन तक ये एक एक करके ये सिग्नल जो है ये यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन वेरियस एप्लीकेशन। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे हमें देखना है कि किस फैक्टर से क्या बेनिफिट है और किस फैक्टर से क्या मतलब एडवांटेज है या मतलब लिमिटेशन ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एक करके सारे फिनोमेना जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे रेडियो वेव्स आल्सो इंटरफेयर विद ईच अदर। देखिए जो रेडियो वेव्स जो होती है इंटरफेयर भी यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांसमीटर लगा है, तो यहाँ पे एक रेडियो वेव निकली, ये डायरेक्ट पहुंची इसके पास, रिसीवर के पास, लेकिन एक और रेडियो वेव यहाँ पे निकली, ये यहाँ पे किसी चीज के साथ टकरा गई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी और फिर यहाँ पे इसी पॉइंट पे पहुंच गई। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांसमीटर है, जहाँ पे एक पॉइंट पे मीट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है रेडियो वेव 1 और ये है रेडियो वेव 2, तो ये क्या यहाँ पे करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। और इंटरफेरेंस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इंटरफेरेंस क्या होती है, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए इंटरफेरेंस है क्या, तभी आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा रेडियो वेव प्रोपेगेशन। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, व्हेन टू वेव्स फ्रॉम सेम सोर्स मीट आफ्टर ट्रेवलिंग बाय डिफरेंट पाथ। देखिए एक ही कॉमन सोर्स से दो रेडियो वेव्स निकली और डिफरेंट पाथ से ये ट्रेवल कर गई और एक पॉइंट पे यहाँ पे मीट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे इंटरफेरेंस क्या होती है। ठीक है, एंड सम वेव्स आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट मीडिया, और कुछ वेव्स जो है वो एब्जॉर्ब भी हो जाती है किसी मीडिया में। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पे याद है।
सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बैंडविड्थ एंड रेडियो प्रोपगेशन। देखिए बहुत सारे एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बैंडविड्थ पे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या रेडियो प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर से क्या असर पड़ता है, टेरेन से क्या असर पड़ता है, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, टॉल ट्रीज। ठीक है, तो ईच फैक्टर कैन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर सिग्नल स्ट्रेंथ क्वालिटी। तो यहाँ पे सिग्नल क्वालिटी पे भी असर पड़ता है और सिग्नल स्ट्रेंथ पे भी यहाँ पे असर पड़ सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे ये जो फैक्टर्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये सारा आपका किसके अंडर आता है, रेडियो वेव प्रोपेगेशन के अंडर आता है। जो आपके सिलेबस की फर्स्ट लाइन है, रेडियो वेव प्रोपेगेशन और एंटीडस प्रिंसिपल, ये सारा उसी में आता है। ठीक, तो यहाँ पे हम पहला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव या ईएम वेव हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि रेडियो वेव क्या है ये हम अल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं, रेडियो वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे आपने मतलब क्लास 10th में पढ़ा होगा, हम क्लास 10th की बात करेंगे, क्योंकि क्लास 12th में भी है जो लाइट। देखिए आपने पढ़ा होगा फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन इन लाइट। देखिए जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होती है, देखिए हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है। जो विजिबल लाइट जो है और रेडियो में दोनों किसके अंडर आती है, दोनों आती हैं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, तो दोनों क्या है, दोनों ये ईएम वेव्स ही। ठीक है, विजिबल रे भी और रेडियो वेव दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमने ऑलरेडी क्या है डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है, जैसे विजिबल लाइट की क्या होती है रिफ्लेक्शन, इसी तरह रेडियो वेव जो है इसकी भी क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई बिल्डिंग है, क्या है, ये कोई बिल्डिंग या कोई भी ऑब्स्टेकल है, कुछ भी है। ठीक है, यहाँ से क्या आई, यहाँ से आ गई रेडियो वेव, और ये क्या, ये कहाँ से आ गई, ये आ गई ट्रांसमीटर से। और इसको कहाँ जाना है, इसको जाना है रिसीवर के पास। फॉर एग्जांपल रिसीवर के पास जाना है, ट्रांसमीटर से आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे बेंड हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो ये कौन सा, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम यही क्या है, यहाँ पे सेम फिनोमेना रेडियो में, रेडियो वेव जो है यहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, जो आपको लाइट में जो रिफ्लेक्शन के लाज है वही सेम लाज यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए एज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीजेज, देखिए जितनी रिफ्लेक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी, जो ब्राइटनेस ऑफ इमेज जो है वो क्या होती है, वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक मिरर है, तो यहाँ पे क्या बन गया इसका, यहाँ पे बन गई इसकी इमेज, और यहाँ पे इस मिरर के आगे हमने रखा फिर एक और मिरर, तो यहाँ पे एक और इमेज बनेगी। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे पैरेलल में एक और यहाँ पे क्या रखेंगे, मिरर रखेंगे, तो यहाँ पे एक और इमेज बनेगी। जैसे बार्बर शॉप में होता है, वहाँ पे आगे एक मिरर लगा होता है, पीछे क्या लगा होता है, दूसरा मिरर लगा होता है। तो हर तरफ यहाँ पे हमें एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल यहाँ पे इमेजेस बनती है। देखिए जितनी यहाँ पे रिफ्लेक्शन होंगी उतना क्या होगा, उतनी जो ब्राइटनेस ऑफ इमेज जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो यही यहाँ पे होता है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मतलब यहाँ पे जितनी रिफ्लेक्शन होंगी, रिफ्लेक्शन होंगी, उतनी क्या जो है स्ट्रेंथ ऑफ वेव जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना। तो सेम हैपन्स विद रेडियो वेव्स एंड दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव्स एट ईच रिफ्लेक्शन, क्योंकि हर रिफ्लेक्शन पे क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वेव जो है वो यहाँ पे होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव टू दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। देखिए फॉर एग्जांपल ये है कौन सी, इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव। जो इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी,
और जो इसकी क्या होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इनका रेशो यानी कि रिफ्लेक्टेड, अगर हम लिखेंगे ई आई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसका, रिफ्लेक्टेड वेव का, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। तो इस रेशो का हम क्या कहते हैं, इस रेशो को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है, ये है, इसका वैल्यू होता है यूनिटी यानी कि 1। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 किसके लिए, जब हमारे पास होंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स, परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स। परफेक्ट रिफ्लेक्टर का क्या मतलब है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर का मतलब है यहाँ पे जितनी यहाँ पे एनर्जी आएगी उतनी यहाँ पे पास होगी, यानी कि जीरो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगी। देखिए, तो यहाँ जो जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जितनी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव में होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे इसमें होगी, इंसिडेंट वेव में होगी। क्योंकि जो यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी वही यहाँ पे पास भी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव में। तो ये किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे सेम रहेगी। तो जब सेम रहेगी तो इनका रेशो क्या आएगा, इनका रेशो आएगा 1 के बराबर। लेकिन अगर हम इम्परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स की बात करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है लेस देन 1। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर इम्परफेक्ट यहाँ पे होगा रिफ्लेक्टर, इम्परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे इंसिडेंट वेव की जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो ज़्यादा होगी, और रिफ्लेक्टेड वेव की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे अगर होगा ये कम होगी और ये क्या होगी, ज़्यादा। तो इन दोनों का रेशो जो है वो आएगा लेस देन 1। तो ये आएगा लेस देन 1 आएगा इसका रेशो। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा उसके लिए जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यूनिट के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और अगर इम्परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा तो वो वहाँ पे क्या होगा, लेस देन 1 होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ये क्या थी, यही रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, तो जैसे मतलब जैसे विजिबल है यानी कि लाइट जो होती है जैसे वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, सेम रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे भी होती है, रेडियो वेव्स के साथ भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपको याद रखनी है। और बाकी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो लाइट में है वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है। देखिए, अब आप कहेंगे जो ये रिफ्लेक्टर, ये क्या है रिफ्लेक्टर, यहाँ पे रिफ्लेक्टर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये बिल्डिंग हो सकती है, माउंटेन हो सकता है, कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर है, यहाँ पे स्पेस में चलेगी ये रेडियो वेव, तो यहाँ पे बीच में प्लेन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक, तो ये रेडियो वेव जो है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे आएगी। तो ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है हमारे एनवायरमेंट में। ठीक, इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो है रिफ्रेक्शन। वो क्या है रिफ्रेक्शन, तो सिमिलरली जैसे लाइट में रिफ्रेक्शन है वही रिफ्रेक्शन जो है वो यहाँ पे भी होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेडियो वेव आ गई, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक मीडियम है, मीडियम 1, और ये है मीडियम 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ मीडियम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस मीडियम की डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी D1 है और इसकी डेंसिटी जो है यहाँ पे D2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्रेक्शन कब होती है, जब मीडियम जो है वो चेंज हो जाएगा विथ डिफरेंट डेंसिटीज, यानी कि इसकी डेंसिटी अलग है और इसकी डेंसिटी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लाइट है ये स्ट्रेट यहाँ पे नहीं निकलेगी, तो ये हो जाएगी डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ, या तो ये ऐसे निकलेगी या ऐसे निकलेगी। फिर ये डिपेंड होता है फ्रॉम रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम होगी या डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम जो है पास हो जाएगी। तो उस चीज़ पे डिपेंड होता है कि ये इस साइड ये मतलब कितनी डिविएट यहाँ पे हो जाएगी लाइट। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा है यहाँ पे और यहाँ पे लगा है रिसीवर। तो यहाँ से जाना है एक रेडियो वेव को इस ट्रांसमीटर के पास, रिसीवर के पास। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ठीक है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है और इसकी डेंसिटी जो है वो है D3। तो ऐसे आपको ये समझना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये डिफरेंट मीडिया यहाँ पे क्रॉस करेगी तब क्या होगा, तब यहाँ पे रिफ्रेक्शन होगी किसकी, रेडियो वेव की। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1, 2 और 3 टाइप की मीडिया है तो यहाँ पे 3 बार हो जाएगी, यहाँ पे क्या रिफ्रेक्शन हो जाएगी। और जब यहाँ पे रिफ्रेक्शन हो जाती है तो रिफ्रेक्शन के टाइम पे क्या होता है, चेंज वेव लेंथ ऑफ वेव जो है वो चेंज हो जाती है, और स्पीड ऑफ वेव जो है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कब, जब रिफ्रेक्शन होती है। देखिए, रिफ्रेक्शन ओकर्स व्हेन रेडियो वेव, ऐसे आपको मतलब नोट्स बनाने हैं, ऐसे लिखना है आपको, रिफ्रेक्शन ओकर्स व्हेन रेडियो वेव पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट डेंसिटीज। यानी कि जब मीडियम की डेंसिटीज क्या होगी, डिफरेंट होगी, और जब इन
डिफरेंट मीडिया के थ्रू, मीडियम्स के थ्रू क्या हो जाएगी हमारी रेडियो पास, तो तब क्या होगी, रिफ्रेक्शन यहाँ पे होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है जो है वो चेंज हो जाती है विद हाइट। देखिए जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, उतनी हमारी डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए देखिए डेंसिटी कब डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज एज हाइट इंक्रीज, जब हाइट इंक्रीज हो जाएगी, जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जाएंगे हाइट इंक्रीज हो जाएगी, तो इस वजह से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो हमारी डेंसिटी जो है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो मैटर जो है वो फैल जाएगा, और उस वजह से डेंसिटी जो हमारी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो एज वी गो फर्दर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ लेयर्स ऑफ एयर बिकम्स थिनर, तो लेयर्स एयर जो है वो क्या है, थिनर हो जाएंगे जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे, और इस वजह से डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर की डिफरेंट डेंसिटी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, और यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर लगा है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा रिसीवर लगा है नीचे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेडियो वेव आगे ये निकलनी चाहिए थी एक्चुअल में ऐसे सीधे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये डिवेट हो जाएगी नीचे की तरफ, और यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी, और यहाँ पे फिर अगेन रिफ्रैक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे ये रिसीवर के पास पहुंच जाएगी। तो रिफ्रैक्शन क्या है, हेल्प करती है एक रेडियो वेव को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो ऐसे भी आप ये समझ सकते हैं। ठीक, तो ये था किसका कंसेप्ट है, ये था रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, आई होप रिफ्रैक्शन जो है ये आपको समझ आई होगी। तो इसके बाद है एक और कंसेप्ट है, देखिए जैसे सिनेज लॉ है उसमें लाइट में, इसी तरह यहाँ पे भी सिनेज लॉ है, वो आपको ऑलरेडी पता होगा, वो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो है हमारा एक और कंसेप्ट है, वो है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी आपको बताया इंटरफेरेंस कब होती है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस जो है ये लाइट का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये भी एक रेडियो वेव क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ पे भी इंटरफेरेंस जो है वो एग्जिस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सोर्स है, क्या है, ये एक सोर्स है, ठीक है, और यहाँ से दो रेडियो वेव निकल गई, ये एक रेडियो वेव 1 है और ये रेडियो वेव 2 है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, इनको पहुंचना है किसी कॉमन डेस्टिनेशन पे, ठीक, और ये डायरेक्ट पहुंच गई, और इसने डिफरेंट पाथ इख्तियार किया, इसका पाथ 1 है, इसका पाथ 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोर्स इनका चूंकि सेम है, और जब एक ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे, पॉइंट पे मीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी। और इंटरफेरेंस क्या होती है, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये एक साइनोसाइडल वेव होती है, यानी कि ऐसे साइकिल्स होते हैं इसमें, इस वेव में। और फॉर एग्जांपल ये है दूसरी वेव, ठीक है, ये है दूसरी वेव, ये मान लीजिए वेव 1 और ये वेव 2 है, कॉमन सोर्स है इनका, और निकले कहाँ से, निकले यहाँ, ये एक कॉमन सोर्स है यहाँ पे निकले। ठीक है, देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये वेव 1 है, वेव 2 है, अगर इस वेव का और इस वेव का, वेव 1 और वेव 2 का, फॉर एग्जाम्पल ये वेव 1 है, ये वेव 1, अगर इसका क्रस्ट और वेव 2 का क्रस्ट आपस में क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो गए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ गए, यानी कि एक ही फेज में आ गए, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी इंटरफेरेंस, क्या होगी, इंटरफेरेंस। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, अगर इस वेव का ट्रफ, यानी कि इस आई, इस वेव का ट्रफ और इस वेव का ट्रफ यहाँ पे सुपर इम्पोज हो गई, यानी कि ऐसे ना, फॉर एग्जाम्पल ये वेव 1 और ये है वेव 2, देखिए इनका जो क्रस्ट और ट्रफ जो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोज हो गया, तो इस चीज को हम कहेंगे इंटरफेरेंस, क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। या ऐसी भी हो सकती है, सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 क्या है, इसी वेव 1 का क्रस्ट, वेव 1 का क्रस्ट और वेव 1 का क्या है, ये ट्रफ है, और जो वेव 2 है इसका क्रस्ट, एक मिनट, इसका क्रस्ट और वेव 2 का ट्रफ आपस में मिल गया, ये सुपर इम्पोज हो गया, और वेव 2 का, वेव 1 का क्रस्ट और इसका क्रस्ट, ठीक है, यानी कि वेव 1 का, वेव 1 का क्या है, वेव 1 का है क्रस्ट और वेव 2 का ट्रफ, और वेव 1 का ट्रफ और वेव 1 का, वेव 2 का क्रस्ट, ये आपस में सुपर इम्पोज हो गए। तो यहाँ पे भी क्या होगी, यहाँ पे भी होगी इंटरफेरेंस। और इस इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं, और इस इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं यानी कि इंटरफेरेंस हो जाती है, यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेव निकलती है जिसके एम्पलीट्यूड पे असर पड़ता है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा यानी कि इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एड अप हो जाएगा इन दोनों का, यानी कि सम हो जाएगा। इस क्रस्ट का एम्पलीट्यूड और इस क्रस्ट का एम्पलीट्यूड, इस ट्रफ का एम्पलीट्यूड और इस ट्रफ का एम्पलीट्यूड, ये सम अप हो जाएंगे, यहाँ पे एक नई वेव बनेंगे जिसका डिफरेंट यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एम्पलीट्यूड होता क्या है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि अपोजिट है, क्योंकि एक का क्रस्ट है, दूसरा का क्या है, ट्रफ है, दूसरा का ट्रफ है और पहले वाले का यहाँ पे क्रस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो होता कैसे, मतलब कैसे है, it occurs when two waves left one source and traveled by different paths arrive at a point, and this happens very often in high frequency Sky-wave propagation। देखिए और इंटरफेरेंस कब होती है, ये होता है इनके साथ जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होती है उनके साथ इंटरफेरेंस हो जाती है। क्यों, देखिए क्योंकि ये देखिए ये एक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। जब फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा तभी चांसेस होते हैं इंटरफेरेंस होने के, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर्कल जो है वो बहुत ही क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे बहुत चांसेस है जो एक दूसरे के जो क्रस्ट और ट्रफ है ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज यहाँ पे करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इंटरफेरेंस ओकर्स मेनली विद हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। And in interference, two or more waves superimposed to form a resultant wave of greater or lower or the same amplitude। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो या तो इन दोनों से ग्रेटर होगा या इन दोनों से स्मॉलर होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड, नई वेव जो यहाँ पे बनाएंगे, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने ऑलरेडी मतलब देखा क्या होता है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे या देखिए डेफिनेशन आपको कहीं से भी मिलेगी, वो इशू नहीं है, लेकिन मसला यहाँ पे कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो 8 फ्रीक्वेंसीज राइट अप टू वी एच एफ। देखिए वी एच एफ जो है, वी एच एफ यानी कि वेरी, वी एच एफ की फुल फॉर्म क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 30 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज, 30 मेगा हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ तक जो है इंटरफेरेंस जो है सिग्निफिकेंट नहीं रहती, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है कम है, 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज। लेकिन इसके ऊपर जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है। देखिए आपको ये यहाँ पे याद रखना है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ क्या होगी, कम, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ ज़्यादा है। क्योंकि वी एच एफ जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, 30 मेगा हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज। तो इस वजह से यहाँ पे वेवलेंथ कम होगी, तो इंटरफेरेंस यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होती है, रहती है यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं रहती। लेकिन जो यू एच एफ है, यूएचएफ यानी कि जो हम यूज़ करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, वो कौन से 300 मेगा हर्ट्ज टू 3000 मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहती है इंटरफेरेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ यहाँ पे कम है, वेवलेंथ क्या है, कम है। सो इन यूएचएफ रेंज यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज एंड अबो यानी कि इसके ऊपर भी जो है, यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ज़्यादातर इंटरफेरेंस जो है ये माइक्रोवेव में आता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टावर है, आपको समझना है, यहाँ पे एक टावर है और यहाँ पे दूसरा टावर है, और ये दो टावर जो आपस में माइक्रोवेव लिंक से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक माइक्रोवेव एंटीना लगा होता है, जो अपने अपने टावर मतलब सराउंडिंग्स में अपने टावर देखेंगे, वहाँ पे एक राउंडेड सी वो एंटीना होती है, गोल टाइप का वो एंटीना होता है, जिसको हम ना कश्मीर में तो कहते हैं ना, उसी टाइप का एक ये एंटीना होता है, वो होता है माइक्रोवेव एंटीना। क्या होता है, माइक्रोवेव एंटीना हम उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो एक टावर को दूसरे टावर के साथ कनेक्ट करता है, और यहाँ पे ये मीडिया जो है वो फिर ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के साथ। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ये माइक्रोवेव जो है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये मतलब यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस का चांसेस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो किस में काम करते हैं, एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि ईएचएफ रेंज में कौन से काम करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो 30 गीगा हर्ट्ज टू
300 गीगाहर्ट्ज में ये काम करते हैं। तो यहाँ पे भी इंटरफ्रेंस का यहाँ पे मतलब सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा, मतलब उतना इंटरफ्रेंस का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट किसका, इंटरफ्रेंस का। तो इंटरफ्रेंस कब होती है, जब कॉमन सोर्स से दो क्या होते हैं, रेडिएशन निकलते हैं और किसी कॉमन पॉइंट पे वो मीट करते हैं, तो फिर वहाँ पे इंटरफ्रेंस होती है, सुपर इम्पोज हो जाती है एक दूसरे के साथ। फिर वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इससे क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टिव इज गुड, लेकिन जो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होती है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट तो वो कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे फिर क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ दी सिग्नल जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक का एम्पलीट्यूड, एक का क्रस्ट और दूसरा का यहाँ पे रफ यहाँ पे सुपर इम्पोज होता है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होता है, माइनस हो जाता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ जो सिग्नल है वो भी क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। तो ये था क्या, इंटरफेरेंस। तो इसके बाद है एक और कंसेप्ट है, वो है डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं डिफ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे फिर ये ह्यूमिडिटी वगैरह ये क्या होते हैं। पहले हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखिए डिफ्रैक्शन occurs when radio wave bend और scatter around opposite light building hill या mountain। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से एक रेडियो वेव आ गई, क्या आ गई रेडियो वेव, ये टावर से आ गई, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक माउंटेन आ गया, क्या आ गया, माउंटेन आ गया। यहाँ पे मान लीजिए माउंटेन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई मोबाइल यूजर है, इसको कॉल करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से सिग्नल आएगी, लेकिन ये किसके साथ टकराएगी, यहाँ पे ये माउंटेन्स के साथ यहाँ पे टकराएगी। और जब ये माउंटेन के साथ टकराएगी तो ये स्केटर हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे ऐसे। तो कुछ वेव्स जो है, कुछ वेव स्केटर होने के बाद कुछ वेव इस मोबाइल यूजर के पास आएंगे, तो इसको थोड़ा सा वो नेटवर्क आएगा यहाँ पे, वो एक दो टावर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शेडो एरिया में माउंटेन के पीछे मतलब बैठा है, तो यहाँ पे स्केटरिंग की वजह से फिर इसके पास थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क आएगा। तो जब भी किसी रेडियो सिग्नल के पाथ में, यानी कि इसके रास्ते में कोई भी क्या आता है, कोई बिल्डिंग आ जाएगी या कोई माउंटेन आ जाएगा, और यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्राइक करेगी इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाती है स्केटरिंग। और इसी स्केटरिंग को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव या डिफ्रैक्शन ऑफ ए वेव। ठीक है, तो कब होता है, it occurs when a radio wave bends or scatters around obstacles like buildings, hills, mountains. ठीक, and this allows radio signals to reach areas that are not in direct LOS and making communication possible, जो कि अब मैंने आपको बताया। देखिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक माउंटेन है, ये हिली एरिया है, क्योंकि देखिए डिफ्रेक्शन ज़्यादा है। देखिए फॉर आप सिटी में रहते हैं, वहाँ पे भी होगा डिफ्रेक्शन, लेकिन बिल्डिंग्स की वजह से। हम यहाँ पे एक माउंटेन की एग्जाम्पल लेंगे आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए माउंटेन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टावर है, टावर लगा है। ठीक है, और हमारा एक मोबाइल यूज़र है वो यहाँ पे लगा है, इनके लिए लगाए गए हैं यहाँ पे जियो का टावर है, बीएसएनएल का टावर, ताकि इनको यहाँ पे सिग्नल मिले। और यहाँ से क्या, इसको क्या करनी है, इसको कॉल करनी है। और कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 में कहा है, मोबाइल को हम यहाँ कहते हैं यूई, यानी कि यूज़र इक्विपमेंट हम कहते हैं इस मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ से आगे एक रेडियो है, क्या आगे, और ये स्ट्राइक हो गई किसके साथ, और यहाँ से इस टावर से आई रेडियो, ये स्ट्राइक होगी इस माउंटेन के साथ। तो ये क्या है, ये है डायरेक्ट सिग्नल आ गई इस माउंटेन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये स्केटर हो जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे बहुत सारी रेडियोज में स्केटर होगी, और एक सिग्नल पहुंच जाएगी इस यूजर इक्विपमेंट के पास जिसको कॉल करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्केटरिंग ऑफ वेव होगी। ठीक है, तो इस वजह से देखिए, अब अगर यहाँ पे स्केटरिंग नहीं होती, तो ये लाइट जो है, वेव जो है स्केटर नहीं होती, तो और इस मोबाइल यूजर के पास यहाँ पे एक रेडियो वेव नहीं पहुँच पाती, जिसके मतलब थ्रू ये कम्युनिकेट कर पाता। तो इस वजह से तो यहाँ पे क्या है, बेनिफिशियल है डिफ्रेक्शन। तो डिफ्रेक्शन की वजह से क्या हुआ, जो क्या यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे लाइन में नहीं था यूजर इक्विपमेंट, ये शेडो एरिया में था। तो इस वजह से डिफ्रेक्शन की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह डिफ्रेक्शन की वजह से इसके पास भी एक रेडियो सिग्नल पहुंच गई, और ये कनेक्ट हुआ इस टावर के साथ। सो रेडियो सिग्नल जो है, मतलब ये उस एरिया तक पहुंच गई, यानी कि जो एक शेडो एरिया था, तो इस वजह से फिर कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी। अदरवाइज अगर डिफ्रेक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफ्रेक्शन नहीं होती तो सिकेटर नहीं होती, ये वेव और इसके पास यूजर इक्विपमेंट के पास यहाँ पे पहुंचती नहीं। तो ये है डिफ्रेक्शन का कंसेप्ट, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आपको देखना है डिफ्रेक्शन हाई फ्रीक्वेंसी की होती है या लो फ्रीक्वेंसी वेव की होती है। देखिए जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती हैं, कौन सी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल,
लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इनकी डिफ्रेक्शन ज़्यादा होती है हाई डिफ्रेक्शन देन हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है। यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स डिफ्रेक्ट मोर देन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ऐसे ऐसे पॉइंट आपको याद रखना है। सो इट इज द स्केटरिंग ऑफ रेडियो वेव्स या लो फ्रीक्वेंसी वेव्स टू अचीव ग्रेटर डिस्टेंस। क्यों? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक टावर है, देखिए इसको यहाँ पे बहुत डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रही है, तो जो लो फ्रीक्वेंसी वेव जो है इनकी वेवलेंथ क्या होती है, इनकी वेवलेंथ हाई होती है। तो इनकी यहाँ पे जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ये क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेंगे, और जो यहाँ पे डिफ्रेक्शन होगी वो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स की क्या होगी, यहाँ पे डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की यहाँ पे डिफ्रेक्शन क्या होगी, वो कम होगी। अब अगर आपको बताएंगे, जो डिफ्रेक्शन के पीछे एक प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं ह्यूजेनस प्रिंसिपल, HUYGEN, ह्यूजेनस प्रिंसिपल। ये लाइट में एक्चुअली हम पढ़ते हैं क्लास 12 की लाइट में, ह्यूजेनस प्रिंसिपल जो है ये इसी के पीछे यही प्रिंसिपल है, डिफ्रेक्शन के पीछे। मतलब मे भी आपसे पूछा जाए कि डिफ्रेक्शन के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, हमें ह्यूजेनस प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि लाइट का कंसेप्ट है, वेव फ्रंट क्या होता है, तो वो मतलब फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आपको खाली ये याद रखना है, डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, वो है ह्यूजेनस प्रिंसिपल, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अभी कुछ क्वेश्चन एक जो मैं पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन रेडियो वेव डिफ्रेक्शन व्हाट हैपेंस टू सिग्नल व्हेन इट एनकाउंटर्स अ शार्प ऑब्स्टेकल। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेडियो सिग्नल है, ये पास करे रेडियो सिग्नल, और इसके पास में एक शार्प ऑब्स्टेकल आ गया, या बिल्डिंग आ गई, या माउंटेन आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सिग्नल इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, सिग्नल क्या होगी, कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड बैक, सिग्नल जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सिग्नल डिफ्रेक्ट अराउंड द ऑब्स्टेकल, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेक्शन होगा अराउंड द ऑब्स्टेकल, और ये स्केटर हो जाएगी। और फोर्थ है रिफ्रैक्शन इज रिफ्रैक्शन एंड चेंज डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करिए, फिर से सुनिएगा, क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे लिखूंगा तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप प्लीज़ ये एक बार ना वीडियो पॉज करना और आप ये सुनना। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, वो हम लेक्चर के बाद मतलब साथ साथ में लाएंगे, एमसीक्यू सीरीज भी लाएंगे आपके लिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी हम फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद है फिर एक और कंसेप्ट, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से क्या असर पड़ता है आपकी रेडियो वेव्स पे। तो अब ह्यूमिडिटी का क्या कंसेप्ट है, इसी तरह जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, तो ये भी हम आज ही इसमें कवर करेंगे, इस लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। इसके बाद हमारा फिर एक्चुअल टॉपिक, एक तो फेडिंग है और दूसरा है मॉड्यूलेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी जो है ये हम क्लोज आज ही इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, या और भी बाकी जो नेचुरल फिनोमेना है, उनका क्या असर रहता है, किस पे इफेक्ट क्या रहता है रेडियो वेव प्रोपेगेशन पे। तो इससे पहले हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन या इंटरफेरेंस, जो सारे फिनोमेना है उनका क्या असर पड़ता है किस पे, रेडियो वेव प्रोपेगेशन पे। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे जो नेचुरल फिनोमेना हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इनका क्या इम्पैक्ट रहता है किस पे, रेडियो वेव प्रोपेगेशन पे। देखिए ह्यूमिडिटी कैन एब्जॉर्ब रेडियो वेव्स पर्टिकुलरली एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या है, इसकी वजह से जो रेडियो वेव्स जो होती है वो क्या होती हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कौन सी वाली, पर्टिकुलरली जो हायर फ्रीक्वेंसीज की जो होंगी सिग्नल्स होंगे या रेडियो वेव्स होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी वाली, फॉर एग्जांपल 200 किलो हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज की, किलो हर्ट्ज की, ठीक है, और यहाँ पे एक और है, फॉर एग्जांपल 2100 मेगा हर्ट्ज की सिग्नल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा ह्यूमिडिटी का, और जो लो फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल होगी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का जो है इम्पैक्ट यहाँ पे कम रहेगा। दिस एब्जॉर्प्शन कैन लीड टू सिग्नल सिग्नल डिग्रेडेशन। इस वजह से क्या होगा, जब किसी रेडियो वेव की जो है जो एब्जॉर्ब हो, फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद क्या होता है, उस सिग्नल की जो है वो डिग्रेड हो जाती है, यानी कि उसके सिग्नल डिग्रेडेशन उसको हम कहते हैं। तो जो यहाँ पे पावर रहती है किसकी, उस रेडियो सिग्नल की, वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी का यही क्या है, ये है सिग्नल डिग्रेडेशन। दिस एब्जॉर्प्शन कैन लीड टू सिग्नल डिग्रेडेशन अफेक्टिंग कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमिडिटीज रोल इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी का रोल जो होता है किसमें, रेडियो वेव कम्युनिकेशन में, तो उसको समझना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, इसका क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट रहता है। तो देखिए मेन चीज़ जो है, हमारी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिलायबल, ठीक है, क्या होनी चाहिए, रिलायबल।
और जब हमारी कम्युनिकेशन रिलायबल ही नहीं होगी तो उस कम्युनिकेशन का फ़ायदा ही क्या है, जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, जब सोर्स से क्या हो जाएगी, डेस्टिनेशन तक सिग्नल नहीं पहुँच पाएगी, तो उस कम्युनिकेशन का वो उसको हम कहेंगे फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो रिलायबिलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सिग्नल डिग्रेडेशन होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से रेडियो वेव जो होती है वो एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन कौन सी वाली ज़्यादा, पर्टिकुलरली जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होती है। ठीक, तो इसके बाद एक और जो है फिनोमेना है वो है टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है रेडियो वेव कम्युनिकेशन पे। देखिए, टेम्परेचर का हमने ऑलरेडी देखा था, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो हमारी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी डिक्रीज। और डेंसिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो हमारी रेडियो वेव प्रोपगेशन है उस पर एक इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू द वेरिएशन सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन क्वालिटी। तो यहाँ पे रिसेप्शन क्वालिटी पे भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन कैन आल्सो इम्पैक्ट रेडियो प्रोपगेशन, एज टेम्परेचर चेंजेस इट कैन अफेक्ट द डेंसिटी। और डेंसिटी की वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन है जो है वो डेंसिटी की वजह से ही होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जब रिफ्रैक्शन होती है तो वो किस वजह से होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेडियो वेव पास होती है विद डिफरेंट डेंसिटीज, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन फिर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है फिर, अगर यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन आ जाएंगे तो डेंसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इम्पैक्ट जब डेंसिटी पे पड़ेगा तो उससे वेरिएशन आ जाएंगे सिग्नल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन क्वालिटी में। और यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जब हम एटमॉस्फेयर के मतलब ऊपर जाएंगे, ऊपर लेयर्स में, तो वहाँ पे क्या है, डेंसिटी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो नीचे क्या है, नीचे है डेंसिटी ज़्यादा। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे ओबस्ट्रक्शन एंड सिग्नल लॉस। तो सिग्नल लॉस कैसे होता है, देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा टावर है, ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे है रिसीवर टावर। तो यहाँ से यहाँ जाएगी सिग्नल, फॉर एग्जांपल क्या जाएगी, सिग्नल, और यहाँ पे बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स है, तो ये क्या करेंगे, ये इन सिग्नलों को यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। और जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल यहाँ पे लॉस हो जाएगी, और क्वालिटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टी पाथ प्रोपेगेशन जो है आ जाएगी। जब एक ही सिग्नल क्या है, मल्टीपल पाथ के थ्रू यहाँ पे गुजरती है, यानी कि पास हो जाती है, तो इस वजह से क्या होगा फिर, इस वजह से फिर इंटरफेरेंस भी होगी, और क्वालिटी जो है वो भी रिड्यूस यहाँ पे हो जाएगी। इंटरफेरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा, जब एक कॉमन सोर्स से क्या निकलेंगे, दो रेडियो निकलेंगे और फिर कहीं पे मीट करेंगे, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाती है, वो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो यहाँ पे सिग्नल लॉस का खतरा रहता है कब, जब बीच में माउंटेन्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगे या टाल ट्रीज होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इस वजह से क्या होगा, जो क्वालिटी जो है हमारी कम्युनिकेशन की वो कम हो जाती है, हमारी सिग्नल्स की क्वालिटी कम हो जाती है, इंटरफेरेंस का यहाँ पे खतरा रहता है। और इंटरफेरेंस भी कहाँ पे खतरा रहता है ज़्यादा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेवल जो होगी वो हाई होगी, ये हमने ऑलरेडी कवर किया। ठीक है, तो मल्टीपाथ प्रोपेगेशन आई होप आपको समझ आया होगा, जब एक ही सिग्नल क्या है डिफरेंट पाथ यहाँ पे ट्रेवल करेगी और कहाँ पे पहुँच जाएगी, रिसीविंग स्टेशन पे। ठीक है, तो ये था मल्टीपाथ प्रोपेगेशन। तो इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपेगेशन। तो फ्रीक्वेंसी का जो है क्या असर पड़ता है, किसके इम्पैक्ट रहता है प्रोपेगेशन पे। ठीक है, रेडियो वेव प्रोपेगेशन पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव अफेक्ट्स देयर प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फ्रीक्वेंसी जो है उनकी रेडियो वेव, दैट अफेक्ट्स देयर प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी कैन ट्रेवल फारदर। जो लोअर फ्रीक्वेंसी जो होती है ये बहुत दूर तक जाती है, और इनका पेनिट्रेशन पावर जो है वो हाई होता है, यानी कि ओब्स्टैकल जो इनके बीच में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आएंगे या बाकी चीज़ आएंगे, तो उनको ये पेनिट्रेट आराम से कर सकते हैं। कौन सी, लोअर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम BSNL 4G की बात करेंगे, यहाँ पे दो बैंड हम यूज़ करते हैं, जिसमें 4G में दो बैंड, एक है 700 मेगा हर्ट्ज और दूसरा है हमारा 2100 मेगा हर्ट्ज, यानी 2100 मेगा हर्ट्ज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये लोअर फ्रीक्वेंसी और ये हायर फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंस है ना। तो ये क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो है इसका पेनिट्रेशन पावर जो है वो हाई है, इसका पेनिट्रेशन पावर तो हाई है, यानी कि इसकी सिग्नल की तरंग बहुत दूर तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर टावर है, तो यहाँ पे अगर टावर है तो इसकी जो पावर है सिग्नल की वो कम से कम 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, लेकिन जो 2100 है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, लेकिन इसका पेनिट्रेशन पावर क्या है, इसका पेनिट्रेशन पावर कम है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये है कि ये ओब्स्टेकल्स को आराम से आर पार कर सकता है। ठीक है,
कौन सा 700 मेगाहर्ट्ज़। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रूम के कोने में भी आप बैठे होंगे, एक खिड़की होगी यहाँ पे, तो ये 2100 वाली 700 वाली सिग्नल यहाँ पे भी पहुँच जाएगी, लेकिन 2100 वाली सिग्नल जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं पहुँच पाती क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर कम है। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे पेनिट्रेशन पावर हाई होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ पे पेनिट्रेशन पावर भी कम रहता है। तो अच्छी सिग्नल कौन सी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। तो यही है फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट इस पे रेडियो वेव प्रोपेगेशन पे। वाइल हायर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड ग्रेटर बैंडविड्थ। देखिए अब जो 2100 वाली है ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर बैंडविड्थ है इसकी ज़्यादा, इससे 700 से, लेकिन पेनिट्रेशन पावर का इस स्मॉलर फ्रीक्वेंसी वाली वेव के पास होता है। ठीक है, तो लेकिन हाई वाली जो है इसके पास बैंडविड्थ होती है बट आर मोर सक्सेसफुल टू इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस भी किन में ज़्यादा होती है ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जहाँ पे साइक्लोस क्लोजर होंगे यहाँ पे इंटरफेरेंस भी ज़्यादा होगी, लेकिन पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, कम होगा। और बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। अब अगर जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली ये है, यहाँ पे वेवलेंथ कम होगी, बैंडविड्थ कम होगी, लेकिन पेनिट्रेशन पावर यहाँ पे ज़्यादा होगी और इंटरफेरेंस भी यहाँ पे कम होगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी है बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम समझने के लिए। ठीक है, तो आई होप इतना सारा कुछ आपको समझ आया होगा। तो ये था रेडियो वेव प्रोपेगेशन। इसके बाद आपका एक टॉपिक है थ्रेडिंग। ठीक है, और मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। देखिए रेडियो वेव प्रोपेगेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, सेकेंड वेव प्रोपेगेशन है, वो आपके यूनिट नंबर 1 में वो आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे। देखिए हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में वो रहेगा थ्रेडिंग और मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, और वही हम डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में या आया होगा तो आप वो आराम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हम उनका आंसर आपको देंगे। देखिए 2-4 लेक्चर्स के बाद हम आपके लिए जो हमने पढ़ा होगा उसके हम एमसीक्यू सेशन भी ज़रूर लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे या बाकी क्वेश्चन भी आपको हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।